नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज योगी के 8 साल के कार्यकाल की। यूपी की योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं तो एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। आर्थिक विकास की बात करें तो यूपी अब देश में अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। बीजेपी ने अपने 92 पेज वाली एक पुस्तिका में योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। योगी के 8 साल के कार्यकाल को देखें तो यूपी के अब हर सेक्टर में देश के आर्थिक विकास में मिसाल कायम की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश का देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर वाले राज्य का दर्जा मिला हुआ है। यूपी मौजूदा समय में एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट घोषित हो चुकी है। 70 सालों में प्रति व्यक्ति आय 46,000 थी, जो आज बढ़कर 1,24,000 से अधिक पहुंच चुकी है, यानी 3 गुना। यूपी में 6 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। पहली रैपिड रेल यूपी में है। 16 एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट जल्द ही फुल कैपेसिटी में शुरू होने वाला है। यूपी में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के आर्थिक विकास की भागीदारी में यूपी में 57,000 बीसी सखी काम कर रही हैं। आपको बता दें कि बीसी सखी उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। इसमें महिलाओं को पहले 6 महीने तक नौकरी और 4,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। प्रत्येक बैंक सखी को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही बैंक प्रत्येक डिजिटल लेन देन पर कमीशन देते हैं ताकि उनकी मासिक आय सुनिश्चित की जा सके। 7 जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बन रहे हैं। बेरोजगारी दर मात्र 3% रह गई है, जो पहले यूपी में 19% थी। एक बड़ा बदलाव दिख रहा है यूपी में। यूपी में निर्यात बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए का हो गया, यानी 2 लाख करोड़ रुपए के सामान यूपी से निर्यात हो रहे हैं। 50 लाख युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट दिया गया है। पर्यटन अब आस्था के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। 21 करोड़ पर्यटक आते हैं। अब नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में बिना कोई टैक्स लगाए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी में मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 36 मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, जिनकी संख्या पहले 12 थी। एमडी एमएस की सीटें अब यूपी में ही केवल 2100 बढ़ चुकी हैं। यूपी में निराश्रित गौवंश के लिए 7,700 से अधिक आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 12,50,000 से अधिक गायों या गाय से संबंधित गौवंश का संरक्षण सरकार स्वयं कर रही है। सहभागिता योजना के माध्यम से 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गौवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसके लिए सरकार 1,500 रुपये प्रति गौवंश प्रति माह इन लोगों को दे रही है। खेती में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यूपी में कृषि दर में वृद्धि 5% से बढ़कर अब 13% हो गई है। किसानों की कर्ज माफी भी की गई है। योगी ने कहा कि यूपी में चीनी उद्योग बंदी के कगार पे पहुंच गया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 3 नई चीनी मिलों के साथ 38 चीनी मिलों का विस्तार हुआ है। 22 वर्ष की तुलना में ज्यादा गन्ना भुगतान किया गया है। फल सब्जी उत्पादन में यूपी नंबर 1 बन गया है। पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पैनल लगाकर लगभग 86,000 किसानों के जीवन में बदलाव लाया गया है। 14 लाख निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देकर किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम किया गया है। यूपी में लगातार निवेश आ रहा है, तो इसके लिए कानून व्यवस्था के अच्छे हालात जिम्मेदार हैं। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लगातार अपनी पहली प्राथमिकता यूपी की कानून व्यवस्था को बताते आए हैं। इस दिशा में उन्हें बेहद सफलता भी मिली है। सीएम योगी ने कहा कि उद्यमियों और जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, जिसमें योगी सरकार की उपलब्धियों को समाज में जन जन तक पहुंचाया जाएगा। योगी ने कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। 8 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था क्या थी यह किसी से छुपा नहीं है। किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे।
सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों में 85% तक कमी आई है। उनकी सरकार के दौरान पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। बीजेपी 2017 में हुए चुनाव में सपा के गुंडा राज को खत्म करने का वादा करके सत्ता में आई थी। सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया। तब से लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे माफियाओं की संपत्तियां जब्त करना हो या अपराधियों को जेल भेजना, इस पर लगातार काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती और अपहरण जैसे अपराधों पर योगी सरकार की सख्ती का सीधा असर पड़ा है और आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं। यूपी सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर 2016 से तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधों में 85% की कमी आई है। लूट के मामले में 77% कमी आई है तो हत्या के मामले में 41% की कमी दिखती है। सरकार ने बताया कि दहेज हत्याओं में भी राज्य में इसी तरह की कमी देखी गई है। कभी राह चलते लूट के लिए बदनाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले अब सुरक्षित हो चुके हैं। योगी ने कहा कि हर दूसरे दिन दंगा होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे, कानून व्यवस्था ने लंबी छलांग लगाई है। 2017 से पहले 1,56,000 पुलिस कर्मियों के पद खाली थे, जबकि उस समय से लेकर अब तक 2 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। योगी ने कहा कि पीएससी की 5 नई वाहिनी का गठन किया गया है, साइबर सेल की स्थापना की गई है, क्राइम रिस्पांस टाइम कम हुआ है, अब यह 7 मिनट तक पहुंच गया, मतलब क्राइम होने के 7 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसमें 12,000 से ज्यादा महिला कर्मचारियों की भी भर्ती की गई है। कुंभ मेले में 45 दिनों के आयोजन में कोई अपराध, लूट, छेड़छाड़ और अपहरण की घटना नहीं हुई। आने वाले श्रद्धालुओं के मन में कोई असंतोष का भाव नहीं मिला। पहली बार 60,244 पुलिसकर्मियों को एक साथ ट्रेनिंग होने जा रही है और इन आंकड़ों की पुष्टि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो भी कर रही है, जो बताती है कि यूपी में अपराध कम हुए हैं। 1990 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध संस्थागत हो चुका था। हर क्षेत्र में एक न एक माफिया ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। यह माफिया अपराध से आगे बढ़कर आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा कर चुके थे। कानून और व्यवस्था का हाल ऐसे ही नहीं सुधरा, बल्कि सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देशों से अपराधियों से निपटने में अहम भूमिका निभाई गई। बीजेपी साल 2017 में हुए चुनाव में सपा के गुंडा राज को खत्म करने का वादा करके ही सत्ता में आई थी, जिसमें उसे अब सफलता भी मिली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती और अपहरण जैसे अपराधों पर योगी सरकार की सख्ती का सीधा असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में अपराध के शिकंजे के लिए योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही पुलिस को खुली छूट दी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 8 वर्षों में अलग अलग एनकाउंटर में 222 अपराधी मार गिराए गए। इन एनकाउंटर में अपराधी 8,118 घायल हुए हैं। एनकाउंटर के डर के चलते कई बार अपराधियों के खुद ही थाने में पहुंचने और माफी मांगने की तस्वीरें सामने आती है। इसके अलावा लगभग 80,000 अपराधी जेल भेजे गए हैं। 900 से अधिक के खिलाफ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कार्रवाई हुई है। NSA की कार्रवाई का सामना करने वाले अधिकांश वह अपराधी हैं जिन्होंने किसी मौके पर मजहबी तनाव फैलाने का प्रयास किया या कोई जघन्य अपराध किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 सालों के दौरान माफियाओं की 4,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी यूपी में 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। तकरीबन 70 माफिया और उनके गैंग के 1,400 से अधिक सदस्यों के विरुद्ध 700 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस ने इनके खिलाफ 350 से अधिक शस्त्र लाइसेंस भी कैंसिल किए। इसी के चलते कभी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम से कांपने वाले इलाकों में भी अब व्यापारी खुलकर निवेश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
धर्मेंद्र कुमार सिंह जी और बीजेपी प्रवक्ता सुशांत प्रकाश जाटव जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, पहला सवाल आप ही से, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से चलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बीजेपी या योगी सरकार की यात्रा पर आपकी क्या राय है? जी नमस्कार, आपके दर्शकों को, पैनलिस्ट साथियों को और आपको। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो स्लोगन इन्होंने दिया था, क्राइम में क्या स्थिति है, हम कोई भी बात अपनी तरफ नहीं कहेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसकी आप बात कर रहे थे, एनसीआरबी वो कहता है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 7.4 पर कैपिटा के हिसाब से पूरे देश में नंबर 1 पर है। लूट में, अपहरण में, जो गंभीर अपराध हैं उनमें लगातार ऊपर बना। कौन से? घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, बलात्कार के प्रयास, मानव तस्करी, मानसिक उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न जुड़ी शिकायतें। तो ये इसमें लगातार नंबर 1 बना। दलित उत्पीड़न में लगातार नंबर 1 बना है। जो देश के टोटल जो दलित शिकायतें प्राप्त हुई है उसमें 12,287 के साथ उत्तर प्रदेश लगातार अव्वल है। तो सवाल ये है, कानून व्यवस्था कहाँ ठीक हुई? और 2022 से 2023 में तो इन्होंने आंकड़ा जारी नहीं किया, लेकिन 2022 के मुकाबले जो 445 दशमलव कुछ था वही है। 23 में इन्होंने उसको छुपा लिया था। तो लगातार क्राइम बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट की बात, जैसे किसी भी देश, धर्मेंद्र जी एक एक बात पे आते हैं। क्राइम की बात कर लिया तो एनसीआरबी के ही आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध बहुत घटे हैं। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े ही हैं। पहले की सरकारों के मुकाबले और जघन्य अपराधों में तो 85% की कमी आई है। एनसीआरबी के ही आंकड़े, आप अपने समय से और यहाँ के समय की तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे देश में जो ट्रेंड है, लगातार उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है कि नहीं है, आप खुद पढ़ लें। एनसीआरबी डाटा मेरे पास भी है, मेरे हाथ में है, और आपके पास भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश लगातार इन अपराधों में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ नंबर 1 पर है कि नहीं है? कहीं भी कौन सा निवेश का माहौल? 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट समिट हुई। आप हमसे, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मेरी तरफ पूछ लीजिएगा, 1 दर्जन फैक्ट्रियों का नाम बता दें। लगातार 2 कार्यकाल, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार, जो इन्होंने मांगा था जनता ने वो दिया। उसके बाद भी 1 दर्जन फैक्ट्री का नाम बता दें जिसका शिलान्यास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रखा हो, जिसका उद्घाटन हो गया हो। उत्तर प्रदेश, देखिए, मैंने अपनी रिपोर्ट में ऑलरेडी बता दिया कि 3 चीनी मिलों की बात कर लेते हैं तो 3 चीनी मिलें नहीं खुली उत्तर प्रदेश में, और 36 का जो बंदी के कगार पे पहुंच चुकी थी उनका जीर्णोद्धार हो चुका है। मेरा पहला सवाल, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर चीनी मिल का मैं आपसे निवेदन करूंगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करा दीजिए। बस्ती चीनी मिल, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक पुर्जा बेच ले रहे हैं। और तो और इन्होंने वादा किया था अपने संकल्प। धर्मेंद्र जी, दिक्कत क्या है कि आप एक झटके में बस्ती चीनी मिल की बात कर देते हैं। नहीं, सुन तो लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, वहां से मैं भी हूँ। मैं मैनिफेस्टो याद दिला रहा हूँ। इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे, और 14 दिन से लेट होगा गन्ना किसानों को उसका ब्याज देंगे। आप इनसे पूछिएगा कितने किसानों को उन्होंने ब्याज दिया। और नए साल पर 1 जनवरी को, शायद आपको याद होगा, किस तरह से किसान जो गन्ने की हौद होती है जिसमें गन्ने का रस भरा जाता है, उसमें कूद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो सवाल ये है कि आप कागजों पर सब कुछ फील गुड कर देने से फील गुड नहीं होगा। सड़कों को सुंदर सुव्यवस्थित, सुंदर स्मार्ट लिख देने से सड़कें अच्छी नहीं होगी। उसमें अगर गड्ढे रहेंगे तो झटका लगेगा। तो उत्तर प्रदेश की चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, किसानों की आय हो, जो नौकरियां देने का इन्होंने नौजवानों को वादा किया था, आपको याद होना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में 17 से अधिक महत्वपूर्ण नौकरियां लीक हो गई। नौजवानों का करियर बर्बाद हो गया, कितने लोग ओवर एज हो गए। तो ये महत्वपूर्ण। शांत प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता बीजेपी, जब समाजवादी पार्टी वन वे की बात करती है, सड़क में गड्ढे की बात करती है, तो तुलना हमेशा होती है कि जो आगरा से लेकर लखनऊ तक का नेशनल हाईवे बना, जो हाईवे बना, उसके मुकाबले आपके हाईवे थोड़े हल्के पड़ते हैं। कुछ मामलों में जो बात कह रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी, उसमें भी तथ्य है कि अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत ज़्यादा हैं बाकी राज्यों के बनस्पत। इसकी जिम्मेदारी आप कैसे देखते हैं? एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि
लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे के सामने जो है बाकी हाईवे जो है वो हल्के पड़ते ही है। कौन सा तुलनात्मक वो स्पेसिफिकेशन है सड़कों को मापने का। और साहब, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर 6 नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, नेशनल कॉरिडोर बनाए गए हैं, उसमें हल्का और भारी क्या होता है? सड़कों को गड्ढों में ढूंढने की परंपरा रही है। जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त में गड्ढों में सड़कें ढूंढी जाती थी, बिजली की तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे क्योंकि लाइट नहीं आती थी। ये बेशक से कितने भी अपने कंधे थपथपा ले, गुंडा राज जो है जिस तरीके से व्याप्त था, ये इन्हें अच्छी तरह पता कि किस तरीके से आप शाम को 6 बजे के बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इतनी बुरी हालत थी। और मैं तमाम ऐसे परिवारों को जानता हूं, आज के समय में अपराधी की शिकायत उसका पड़ोसी कर रहा है। मेरी तमाम जानकारी में है कि अगर किसी ने किसी का गलत काम करा है, किसी कोई गलत तरीके से कोई मोटरसाइकिल ले आया है या कुछ है, तो उसका पड़ोसी ही जाके पुलिस में शिकायत कर देता है कि मालूम है कि अगर इस बात को अगर हमने उजागर नहीं किया तो प्रशासन का और पुलिस का जो डंडा है वो पूरे के पूरे मोहल्ले को अपनी जब्त में ले लेगा। इसलिए आज उत्तर प्रदेश को सुधारने का काम केवल पुलिस नहीं कर रही, समझदार और जो नेक जो पड़ोसी हैं वो भी कर रहे हैं जी। किसी प्रकार के अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा हूँ। ये बेशक से किसी प्रकार की बात करें, आज आप देखो कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट का कर दिया। अरे आप हाईवे पे पुलिस उतारने की बात करते थे, हमने 21 एयरपोर्ट बना दिए, चाहे कितने हरकुलिस उतारो। ये सड़क चाप राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। हरकुलिस जैसे जो है ना जहाज सड़क पर उतरेंगे। धर्मेंद्र जी शांत प्रकाश जाटव जी बेहद अहम बात कह रहे हैं हम हल्की राजनीति नहीं करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पे है। जहां प्रति व्यक्ति आय 46,000 थी, योगी के काल में 3 गुने से ज्यादा करीब 1,24,000 तक पहुंच गई है। अब आप बताइए कि देश और प्रदेश विकास कर रहा है या नहीं, अगर आंकड़ों की ही बात मान लीजिए तो। देखिए ऐसा है, प्रति व्यक्ति आय अगर 2.5 गुना से ज्यादा हो गई, 3 गुना हो रही है, तो इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था ठीक है, व्यापार करने के तमाम संसाधन है, व्यापार करने के तमाम उपाय मौजूद हैं। जी धर्मेंद्र जी, मैं उसी पर कह रहा हूँ। देखिए पहली बात तो 16-17 में प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 57,000 के आसपास थी, और इस समय 2024 के एंड में आगे क्या हो जाएगी उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। करीब 96,000 के आसपास है, जो कि दोगुनी भी नहीं हुई। 1,24,000 है। इस बीच 3 गुना 3.5 गुना उत्तर प्रदेश का कर्ज बढ़ गया। हम उस पर भी नहीं आते। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक है साहब, हम मान लिए। लेकिन हिंदुस्तान में आपको मालूम है राष्ट्रीय औसत क्या 1/3 प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के लोगों की है, और हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय 140वें स्थान पर दुनिया में है। सवाल किस तरह बढ़ा? धर्मेंद्र जी, अगर यही बात मान ली जाए कि अगर डबल ट्रिपल भी हो रहा है, तो यानी समझिए उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ था आप लोगों के कार्यकाल में। नहीं, आप ये देखिए 1857 से तुलना नहीं आने वाले भारत की होगी। जिस तरह से दुनिया में ग्रोथ हो रही है, हमें कह रहे दुनिया, आप इकोनॉमी का वॉल्यूम बढ़ा देने से आप हेल्थ की कल्पना कैसे करते हैं? केवल इकोनॉमी का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, आप ये समझिए जिस तरीके की योजनाएं ला रहे हैं, 57,000 बीसी सखी, जिसमें महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आप ये समझिए एक महिला रोजगार पाती है तो एक पूरा परिवार पलता है, और सबसे अधिक सशक्त महिलाएं ग्रामीण स्तर की महिलाएं हो रही हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक है। मैं गांव से जुड़ा हूं, पंचायतों का मुझे काफी अनुभव है, मैंने सब चलाया है। आपसे निवेदन है कि ये जो कागजों पर इनकी योजना है उसका ग्राउंड चेकिंग जरूर कराइए, नंबर 1। नंबर 2 कृषि में किसानों का दोगुनी हुई, नौजवानों को भी 2022 का 10 लाख नौकरियां देंगे। शांत प्रकाश जाटव जी कुछ कह रहे हैं, फिर वापस आऊंगा। धर्मेंद्र जी जरा सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं वापस आता हूं धर्मेंद्र जी आपके पास ही। हाँ, मेरी बात 2014 में एमएसपी गेहूं का एमएसपी 1350 रुपए था, और अभी जो है ना गेहूं का जो एमएसपी है वो 2500 रुपए, 2450 रुपए। ये डबल नहीं हुई क्या? और कैसे डबल होगी? आपके सामने आंकड़े हैं, एमएसपी के आंकड़े हैं।
अरे तो साहब, दिखाई दे बिजली देते। कितनी महंगी और हुई, जो पानी मोटा कितना अनाज है वो महंगा, 60% चार MSP गुना, पे खरीदा जा खाद रहा है। कितनी महंगी हुई, कैसी बात करते हैं, श्रम कितना महंगा हुआ। अरे ये तो इनको कोई अरे जानकारी MSP नहीं है। लागत के अनुरूप आप अपने क्या बात बात की। करना चाहते हैं, क्या नहीं। कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कहना अगर चाह रहा हूं, आय बढ़ सुनिए, रही है तो थोड़ा बहुत अगर खर्च पड़ रहा है तो आय भी तो बढ़ रही है, डबल हुई ना। आप जो बात बोल रहे हैं आय डबल हुई, मतलब अरे खर्चे मेरी वही बात के हुए रहेंगे क्या? नहीं, तर्क और कुतर्क की कोई बात ही नहीं है। 1857 में आप तो बहुत बढ़िया तर्क देते हैं, आजादी के बाद आपके पास में तो तर्क के अलावा कुछ है नहीं। आज कितनी पा आप रही वही है, हैं कोई तर्क ना। थोड़ा हुआ। तर्क ये है कि लागत वर्तमान समय में महंगाई के बाद जो लागत है किसानों का, उसका दोगुना। भाई सुनिए, लेबर बढ़ गया, ऐसा है श्रम धर्मेंद्र कोष में जी, आपकी जो बात है वो बिल्कुल बिल्कुल आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी जैसी है, जिसका न सिर का पता न बात का पता। मुझे लगता है निजी टिप्पणियों की आप जगह इस चीज तथ्यों को पर समझें। टिप्पणियां करिए तो बेहतर होगा। संत प्रकाश जाटव जी, इसमें धर्मेंद्र देखिए, जी, मेरा सवाल यह है कि यह तो सच्चाई थी, आपके कार्यकाल में हर इलाके से एक माफिया था, और माफिया ऐसा था उसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजती थी। चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर ली जाए, सुन लीजिए मेरी बात, अतीक अहमद की बात कर ली जाए, ये लोग कहाँ हैं? और बता दें, और कुछ बता दें, बताएं ना सर, कुछ नाम और कम से कम 7-8 नाम ले, तब मैं जवाब दूं। नहीं, आप ही बताते रहिए पूरा नाम। नहीं, दो जरा 5 बढ़ा दीजिए, 3 और बढ़ा लीजिए। अरे सब आप ही की देन है, आप बता दीजिए, जिसको ऐड करना चाहिए ऐसा कर है, दीजिए। मुख्तार अंसारी वही है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी बहन जी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, तो भाजपा के साथ सरकार में रहा है। 12 से 17 समाजवादी पार्टी के साथ नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 से 17 में नहीं था, वो जिसके साथ था उसके साथ बहन जी के साथ ये सरकार बना चुके हैं। उसके साथ उसी समय सत्ता में थे जब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद लोग संसद में और विधानसभा को सुशोभित कर रहे थे। तो ये इनको तो उस पर कहने का हक ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मजबूत सरकार देती है प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता मजबूत सरकार देती है, तो माफिया धूल में मिट जाते हैं, माफिया धूल में मिल जाते हैं। यही संदेश देना चाह रहे हैं आप? कौन से माफिया? आप गिनिए ना, उधर से पूर्वांचल से चंदौली, बनारस, क्या ये माफिया नहीं? अरे विजय मिश्रा को भी जोड़ लीजिए, आप चंदौली तक पहुंच गए तो जोड़ लीजिए, क्या हाल है उनका देख लीजिए। सुनिए, कानून व्यवस्था और ईमानदारी की हालत में एक लाइन बता दूं, उसके बाद मैं आपके डेवलपमेंट की बात बताता हूं, जिसमें नंद किशोर गुर्जर जैसे लोगों की क्या हालत है, वो क्या कह रहे हैं कि अब तक भूतों ने भविष्य ऐसी भ्रष्टाचारी और बेईमान सरकार कभी नहीं हुई। बेहद अहम सवाल धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल उस मर्म को छुआ है, जिसका जवाब देना अब संत प्रकाश जाटव जी को देना ही पड़ेगा। नंद किशोर गुर्जर कह रहा है कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार बेहद बड़े लेवल पे फैला हुआ है, योगी जी चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। संत प्रकाश जाटव जी उत्तर दे दीजिए। देखिए, जो उन्होंने बात कही है, किस संदर्भ में कही है, मैं नहीं समझता। हाँ, शांत प्रकाश जाटव जी, आप प्रवक्ता, आपको हर संदर्भ मालूम है, बच के आप नहीं निकल सकते इस सवाल से जी। नहीं, बच के क्या, इसमें क्या उन्होंने कोई तर्क दिया कि भाई कहाँ पर भ्रष्टाचार है? और अगर किसी बात को किसी ने माना नहीं तो उन्होंने क्या भ्रष्टाचार का कहीं वहाँ पर जो है ना उदाहरण पेश किया, क्या कोई सबूत पेश किया? हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कई तरह की रिकॉर्डिंग घूम रही है, उसी के बाद से तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। देखिए, उनके ऊपर भी मुकदमा हो गया, तो उसके खिलाफ जो अगर कहीं कोई पक्ष रखा तो उसके खिलाफ मुकदमा हुआ ना। और शांत प्रकाश जाटव जी, चीजों को इतनी सरलता से नहीं लेना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम अपनी अच्छाइयां देखें तो हमें उन बुराइयों के ऊपर भी ध्यान देना होता है जिन पे काम करना है। 23 करोड़ लोगों का, सुन ले मेरी बात, 23 करोड़ लोगों का प्रदेश है, इसमें हर तरीके के लोग हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं और प्रगति देने वाले भी हैं। ये बात आपने एकदम सही कही है कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है योगी सरकार में। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप दोनों मेहमान आए, अपना पक्ष रखे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।